वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं आपका आश्रय सुशांत सर। स्टार्ट करते हैं NTS वीडियो सॉल्यूशन पार्ट टेस्ट थर्ड। ठीक है, तो देखिए पहले सवाल से हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। तो पहले सवाल में हमें फोर्स दे रखा है और हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दे रखा है, तब हमसे वर्क डन पूछा गया है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि वर्क डन का जो फार्मूला होता है, वर्क डन F डॉट एस से हम लोग निकालते हैं ना, डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें फोर्स वेक्टर में दे रखा है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर में दे रखा है, तो सिंपल हमें डॉट प्रोडक्ट करना है। डॉट प्रोडक्ट आप लोगों को अच्छे से आता होगा, आई का आई के साथ करेंगे तो यहाँ से 12 हो जाएगा, फिर जे का जे के साथ करेंगे तो यहाँ से -2 हो जाएगा। और देखिए इधर के नहीं है हमारे पास, ठीक, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 10 जूल आ जाएगा। तो हमारा जो पहला आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सेकेंड में हमें क्या दे रखा है, हमें फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। ठीक है, तो ए फोर्स एफ एक्टिंग ऑब्जेक्ट वेरीज विथ डिस्टेंस एक्स एज शोन हियर। द वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 6 मीटर। तो हमें 0 से लेके 6 मीटर तक के लिए वर्क डन बताना है। तो हम जानते हैं कि अगर f और x हमें दे रखा हो, ठीक है, तो वर्क डन का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, एरिया अंडर f डॉट dx करते हैं। तो मतलब हमें जो वर्क डन मिलेगा वो आएगा, अगर f और x कर्व दे के बीच में हमें कर्व दे रखा है तो एरिया अंडर एफ एक्स कर्व। ठीक है, तो हमें एरिया निकालना है। तो चलिए एरिया निकालते हैं हम। तो पहला ये वाला ट्रेपेजियम देख लीजिए, तो इसके लिए एरिया क्या बताइएगा। तो एरिया हो जाएगा यहाँ से 3, बेस और हाइट हो जाएगा हमारा यहाँ से 6, तो ये आ गया 18। और नीचे से देखिए तो ये ट्रायंगल जैसा है, तो हाफ इंटू बेस में ये डिस्टेंस यहाँ से 6 और 3, तो यहाँ 3 हो जाएगा और हाइट हमारा 6 हो गया। तो ये आ जाएगा, इस 3 से कट करें, 2 को 6 से कट करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो ये आ गया 9। तो दोनों का सम जो आ गया हमारा 27। तो हमारा जो नेट होगा 18 प्लस 9 इक्वल टू 27 जूल। तो वर्क का यूनिट जूल होता है, तो हमारा वर्क डन आ गया 27 जूल। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, 2 पार्टिकल ऑफ मास 3 kg एंड 5 kg हैव सेम मोमेंटम। मोमेंटम हमें सेम दे रखा है। कैलकुलेट रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। ठीक है, तो हमें काइनेटिक एनर्जी बताना है। तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जानते हैं, मोमेंटम के टर्म में होता है p² डिवाइडेड बाय 2m। चूंकि मोमेंटम सेम है और 2 कांस्टेंट होता है, तो आप बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। ठीक है, तो हमें मास दे रखा है, 2 पार्टिकल का हमें मास दे रखा है, फिर काइनेटिक एनर्जी हमें बताना है क्या होगा। तो आप बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी 2 इक्वल टू, तो नीचे आना चाहिए हमारा मास m1 और ऊपर आना चाहिए m2, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। तो यहाँ से m2 मास जो हमें दे रखा है, तो सेकेंड वाला मास पकड़ेंगे वो 5 kg और m1 है 3 kg, चूँकि रिस्पेक्टिवली देखना है तो हमें इस अनुसार से आ जाएगा अपना आंसर 5:3। तो हमारा थर्ड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। देखिए 4 नंबर में क्या है कि ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी हमसे पूछा गया है। ठीक है, हम लोग काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जानते हैं, वो होता है हाफ mv²। ठीक है, तो अब यहाँ से वेलोसिटी का अगर वैल्यू आप पॉजिटिव रखिए या नेगेटिव रखिए, ठीक है, तो हाफ m वेलोसिटी के जगह पे अगर वैल्यू आप पॉजिटिव रखें या आप नेगेटिव रखें, यहाँ हमें क्या करना है, v² करना है। अगर पॉजिटिव चीज़ रखेंगे तो ऑब्वियस है कि वो पॉजिटिव आएगा, और नेगेटिव रखेंगे तो वो भी हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसीलिए काइनेटिक एनर्जी को हम लोग ऑलवेज पॉजिटिव भी बोलते हैं। और काइनेटिक एनर्जी में और वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, v² का, तो ये पैराबोलिक टाइप का कर्व बनेगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा मैच करेगा, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है कि एज शोन इन ए डायग्राम ए पार्टिकल इज टू बी कैरिड फ्रॉम ए पॉइंट ए टू सी। एक पार्टिकल को ए से सी तक लाया गया है। डिफरेंट पाथ है हमारे पास, पाथ 1, पाथ 2 और पाथ 3 ले गया है। तो बोला गया इसमें से कौन सा हमारा स्टेटमेंट सही होगा। हम लोग जानते हैं कि जो यहाँ पे कोई पार्टिकल है m है, तो आगे की तरफ लेके जाएंगे तो ग्रेविटी का फोर्स एक्ट करेगा। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमारा कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो हमारा पाथ इंडिपेंडेंट होता है। डिपेंड किस पे करता है, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे हमारा डिपेंड करता है। तो तीनों रास्ते से हम लोग जो 3 जो डिफरेंट पाथ दे रखे हैं, तीनों पाथ का इनिशियल और फाइनल हमारा क्या है, सेम। अगर तीनों हमारा पाथ का इनिशियल और फाइनल सेम है तो हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ पे वर्क डन सेम होना चाहिए। वर्क डन इज सेम फॉर ऑल पाथ। ऑप्शन 1 ही हमारा सही है। तो सेकेंड में बोला गया वर्क डन इज मिनिमम फॉर पाथ 2, गलत है।
बराबर ही होना चाहिए। वर्क डन मैक्सिमम फॉर पाथ 1 वो भी गलत है। तो हमारा क्या होना चाहिए, वर्क डन तीनों पाथ के लिए, चूंकि कंजर्वेटिव फोर्स है तो सेम होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा पहला सही। नेक्स्ट सवाल पे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा, इन स्ट्रेचिंग ए स्प्रिंग बाय 5 सेंटीमीटर एनर्जी स्टोर इज गिवन बाय यू, देन द एनर्जी स्टोर इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 10 सेंटीमीटर विल बी। अगर हमारा 5 सेंटीमीटर तक किया गया जो एनर्जी स्टोर है यू, हम लोग जानते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी होता है स्प्रिंग के अंदर, फार्मूला है हमारा हाफ के एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अगर अब यहाँ पे कितना स्ट्रेच किया गया तो 5 सेंटीमीटर, तो u इक्वल टू हाफ के, और मैं x के जगह पे ना यूनिट कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ, आगे भी हमें सेंटीमीटर में ही मिलने वाला है, तो यहाँ से मैं 5 का स्क्वायर कर दे रहा हूँ, ठीक है। अगला, देन द एनर्जी स्टोर इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 10 सेंटीमीटर। तो अगला मैं पोटेंशियल एनर्जी को u डैश से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, हाफ के, अब कितना 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर जाएगा। तो इन दोनों का क्या कर दीजिए, रेशियो, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ से u डिवाइडेड बाई u डैश करेंगे तो हाफ के कट जाएगा, ऊपर 25 आ जाएगा, नीचे हमारा 100 आ जाएगा, ठीक है। और ध्यान से देखिए यहाँ सेंटीमीटर आता तो वो भी यूनिट हमारा कैंसिल आउट हो जाता, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 4, तो ये आ गया हमारा 1/4। तो हमें नया वाला पोटेंशियल एनर्जी बताना है, तो u डैश इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4 टाइम्स u हो जाएगा। जो इनिशियल हमारा पोटेंशियल एनर्जी था उसका 4 टाइम्स हो गया, तो हमारा 6 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट हमारा 7 नंबर, तो यहाँ पे हमें पावर इक्वल टू दे रखा है 2t इज अप्लाइड ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास 3 kg, जिसका कि मास 3 kg है। द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल t इक्वल टू 4 सेकेंड इज क्या होगा, ठीक है। हम लोग देखते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि पावर जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होता है, एनर्जी होता है। यहाँ से रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी होता है। एनर्जी के जगह पे मैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिख देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी को कि इसमें रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और काइनेटिक एनर्जी का, और जो हमें यहाँ पे पावर दे रखा है, पावर के जगह पे हमें 2t दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से पावर 2t लिखिए, यहाँ से d काइनेटिक एनर्जी को dk बोल देता हूँ, यहाँ से dt, तो यहाँ से आप बोलेंगे dk इक्वल टू 2t dt, इसको इंटीग्रेट करिए तो काइनेटिक एनर्जी का यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर k इनिशियल, k फाइनल, लोअर लिमिट लगा दीजिए, और टाइम हमसे बोला गया 4 सेकंड, तो मतलब t इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ है, फाइनल टाइम का लिमिट 4 सेकेंड रखना है हमें। तो यहाँ से हो जाएगा k फाइनल माइनस k इनिशियल, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये हो जाएगा 2t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, इसका इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट रखना है 0 से 4। ये देखिए ये 2 कट गया, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर माइनस, यहाँ से 0 का पावर 4 करेंगे तो ये हमारा 16 हो जाएगा। जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आया वो हमारा 16 जूल आया, और हमसे यही पूछा गया है कि द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो अपना आंसर हो जाएगा 7 का सी, 16 जूल। नेक्स्ट है अपना 8 नंबर। 8 नंबर में क्या है कि इफ़ द इक्वेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ इज गिवन बाय, जो हमें एंगल दे रखा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2t के पावर 3 प्लस 0.5 दे रखा है, वह थीटा हमारे रेडियन में है, टाइम हमारा सेकेंड में। देन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 2 सेकेंड फ्रॉम इट्स स्टार्ट, मतलब t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 2 सेकेंड तक के लिए हमें एंगुलर वेलोसिटी निकालना है। तो एंगुलर वेलोसिटी हम लोग कैसे निकालेंगे, तो d थीटा बाय dt करेंगे, तो इसको डिफ्रेंशिएट करिए तो ये आ जाएगा हमारा 6t स्क्वायर, और ये तो 0.5 है जो कि हमारा कांस्टेंट है, तो वो 0 आ जाएगा। इसी को हम ओमेगा बोलेंगे 6t स्क्वायर, और जो हमें टाइम बोला गया है वो 4 सेकेंड पे बोला गया है, ठीक है। 0 टू 2 सेकेंड, सॉरी, टाइम को यहाँ पे हमें 2 सेकेंड रखना है, तो 2 रख दीजिए, 6 इंटू 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 24, और यूनिट में रेडियन पर सेकेंड लिखेंगे, तो अपना ऑप्शन हो जाएगा सी, राइट। 8 का आंसर सी। नेक्स्ट देखिए 9 नंबर, एक पार्टिकल है जो कवर कर रहा है इक्वल डिस्टेंस अराउंड ए सर्कुलर पाथ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी कनेक्टेड विथ द मोशन ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट विथ टाइम, टाइम के साथ इसमें से कौन सा हमारा कांस्टेंट रह रहा है, ठीक है। तो अगर सर्कुलर मोशन का अगर हम लोग बात करें, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, तो देखिए अगर अभी ये मान लीजिए t इक्वल टू 0 पर है, अगर थोड़ा सा टाइम बाद इस जगह पे पहुंचा है, यहाँ पे ये किसी v वेलोसिटी के साथ था, यहाँ पर v वेलोसिटी के साथ, अगर मान लीजिए कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ये आगे की तरफ ट्रेवल कर रहा है और कोई एंगल डिस्प्लेस किया थीटा, तो यहाँ पे क्या क्या चेंज हो रहा है। पहला डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गया। अगर इसका रेडियस r है और ये r है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, शॉर्टेस्ट पाथ, वो हमारा कितना होगा, तो वो हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट के लिए वो होगा 2r साइन थीटा बाई 2, चेंज इन
पोजीशन वेक्टर हम लोग निकालेंगे। आर और आर के बीच में एंगल थीटा है, उसका डिफरेंस का अगर आप वेक्टर लगाएंगे तो आपको यही फार्मूला निकल के आएगा 2r sin θ/2। तो डिस्प्लेसमेंट तो हमारा चेंज हो रहा है ना, अगर यही पार्टिकल घूम के अगर यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा चेंज हो रहा है, तो बोल रहा कौन सा कांस्टेंट है, ये तो गलत है। वेलोसिटी इस जगह पे और इस जगह पे वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो हमारा वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है, तो ऑप्शन ये भी गलत हो जाएगा। अगला एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, ऑब्वियस है कि यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो एक्सीलरेशन भी तो चेंज होगा ही ना, तो हमारा ये भी गलत हो जाएगा, ठीक। और वैसे भी सर्कुलर मोशन में आप जानते ही हैं कि एक्सीलरेशन हमारा एक्सीलरेशन हर एक इंस्टेंट पे क्या होता है, चेंज होते रहता है। और अगला है हमारा स्पीड। स्पीड हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जैसे यहाँ पर जितना ये तो वेलोसिटी है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, लेकिन जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बोलेंगे, अगर यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड है तो यहाँ पर भी 2 मीटर पर सेकेंड होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 9 का सी। ओके, तो देखिए नेक्स्ट क्या है अपने पास 10 नंबर सवाल। 10 में क्या है कि ए पार्टिकल पी इज मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस ए विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड v, c is the center of the circle and ab is the diameter। अभी जहाँ तक बोला गया हम लोग फिगर बना लेते हैं। c जो है सेंटर है और a और b डायमीटर है, और यही पॉइंट हमारा क्या है p है। यहाँ से कोई पार्टिकल मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड v के साथ, ठीक है, और इसका जो रेडियस दे रखा है वो हमारा a दे रखा है। तो अगर हम लोग इसको a पॉइंट से देखेंगे तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास 2a हो जाएगा। व्हेन पासिंग थ्रू b द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ p, और ये हमारा कहाँ b से पास करना चाहिए a से, तो इसके लिए ये रेडियस हमारा क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। व्हेन पासिंग थ्रू b द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ p, ठीक है, अबाउट p निकालना है, अबाउट a एंड अबाउट c क्या होगा, तो एंगुलर वेलोसिटी अबाउट a और एंगुलर वेलोसिटी अबाउट हमें c निकालना है। अगर एंगुलर वेलोसिटी अबाउट a निकालेंगे, फार्मूला होता है हमारा v/r, ठीक है। तो यहाँ से जो स्पीड तो सेम ही स्पीड के साथ जा रहा है, v बोलेंगे हम लोग, और r जो बोलेंगे तो यहाँ से v/r जो डिस्टेंस है a के अबाउट वो हो जाएगा हमारा 2a। ओके, और जब हम लोग c के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे, c जो सेंटर है वो कितने रेडियस के लिए हो रहा है, तो वो हमें a रेडियस के लिए हो रहा है, तो v/r इक्वल टू v डिवाइडेड बाई यहाँ पे हम लोग रेडियस रखेंगे तो रेडियस a हो जाएगा। तो हमें इसी का रेशियो निकालना है, तो हमें रेशियो में पहले a आना चाहिए फिर c आना चाहिए, तो ओमेगा a बाय ओमेगा c करेंगे तो यहाँ से v/2a, इसको पलट दीजिए तो a डिवाइडेड बाय v हो जाएगा, तो यहाँ से 1/2 हो जाएगा। तो हमारा जो रेशियो आएगा वो 1:2 हो जाएगा। तो हमारा 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है हमारा 11 नंबर। व्हाट इज द लीनियर वेलोसिटी, हमें लीनियर वेलोसिटी निकालना है इफ ओमेगा हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी दे रखा है और हमें पोजीशन वेक्टर दे रखा है। अगर आपके पास एंगुलर वेलोसिटी और पोजीशन वेक्टर दे के लीनियर वेलोसिटी पूछा गया तो सिंपल आप फार्मूला से निकाल सकते हैं। तो हमारे पास फार्मूला जो होता है v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r होता है। आप डिटर्मिनेंट बना के इसको सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा, सिंपल है। तो यहाँ से आई जे के लिखेंगे तो सबसे पहले ओमेगा आना चाहिए, तो ओमेगा 3 यहाँ पे -4, यहाँ से के का कोफिशिएंट 1, पोजीशन वेक्टर का 5 -6 और 6 हो जाएगा। आई के साथ पहले प्लस रखते हैं, यहाँ माइनस, यहाँ पे के। चलिए तो आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आई, तो आई से इसको ऐसे करके रो और कॉलम हम लोग ढकते हैं, तो यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -24, माइनस यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -6 आएगा, ये प्लस कर देगा, फिर माइनस जे के लिए, फिर जे के सामने में रो और कॉलम को हम लोग ढकेंगे, तो फिर अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ से 18 - 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला आते हैं के पे, के के लिए रो और कॉलम को फिर से हमें ढकना है, तो यहाँ से आ गया हमारा -18 और यहाँ से -20 और माइनस लगने से ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 20 हो जाएगा, तो यहाँ से आ गया हमारा -18 आई, और यहाँ से आ गया हमारा -13 जे, और यहाँ से आ जाएगा +2 के। तो अपना कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी, -18 आई, -13 जे और +2 के। तो अपना आंसर हो जाएगा 11 का बी।
नेक्स्ट देखिए 12 नंबर क्या है, एक मोटर कार है जो ट्रेवल कर रहा है 60 मीटर पर सेकंड से, उन्हें सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस हमें गिवन है, इट इज इंक्रीजिंग इट्स स्पीड एट द रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो हमें 4 टेंजेंशियल दे रखा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देन एक्सीलरेशन ऑफ द कार इज, तो हम लोग जानते हैं सर्कुलर मोशन में 2 टाइप का एक्सीलरेशन हो, तो एक टेंजेंशियल हो गया, तो एक हमें रेडियल एक्सीलरेशन निकालना है। तो रेडियल एक्सीलरेशन हमें वेलोसिटी गिवन है ना, तो यहाँ से v स्क्वायर बाय आर से हम लोग निकाल लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर भी होता है, लेकिन यहाँ पे हमें v स्क्वायर से करना पड़ेगा। 60 इंटू 60 डिवाइडेड बाय, ऐसा यूनिट में दे रखा है, रेडियस हो जाएगा हमारा 1200। ठीक, तो यहाँ से ये 2 जीरो कट गया, तो ये 6 से 2 ये आ जाएगा हमारा 3। ठीक है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा ये वैल्यू। अब हमें ए नेट निकालना है, जो ए नेट आता है वो आ जाएगा अंडर रूट ए टी का स्क्वायर प्लस ए रेडियल का स्क्वायर से। ठीक है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, आपको पता ही होना चाहिए। ये 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा 16 और यहाँ से आ जाएगा 9, 25, रूट में 25 बाहर आएगा तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा 12 का बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 13 में क्या है, सर्टेन न्यूट्रॉन स्टार्ट आर बिलीव्ड टू बी रोटेटिंग अबाउट 1 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। ठीक है, रेवोल्यूशन पर सेकेंड हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी का हमें यूनिट होता है। इफ़ सच ए स्टार हैज ए रेडियस, जिसका रेडियस 20 किलोमीटर दे रखा है, इफ़ द एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द इक्वेटर ऑफ द स्टार विल बी, इक्वेटर ऑफ द स्टार विल बी क्या होगा, तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हम लोग ओमेगा स्क्वायर इंटू आर बोल सकते हैं। तो यहाँ से एक्सीलरेशन ओमेगा को 2 पाई एफ भी बोल सकते हैं हम लोग, 2 पाई बाय टी होता है, तो इसका स्क्वायर इंटू आर बोलोगे तो यहाँ से 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा। यहाँ से 4 पाई स्क्वायर की वैल्यू को हम लोग 10 के अप्रोक्स पकड़ लेते हैं, और फ्रीक्वेंसी हमें 1 रेवोल्यूशन पर सेकंड दे रखा है, तो ये तो हमारा 1 हो जाएगा। और रेडियस हमें 20 किलोमीटर दे रखा है, तो 20 इंटू 10 के पावर 3 लिखेंगे, तो ये हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ये वैल्यू हमारा इनको मल्टीप्लाई करो तो ये 8 2 0, तो ये 10 के पावर 5 आ जाएगा। तो हमारा 8 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो अपना 13 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया, ए बॉडी इज रिवॉल्विंग विथ ए कांस्टेंट स्पीड अलोंग ए सर्कल, मतलब अपना सर्कुलर मोशन का ये कहानी चल रहा है। इफ इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज रिवर्स, अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन को रिवर्स कर दिया गया बट स्पीड रिमेन सेम, तो क्या होगा। तो देखिए सर्कुलर मोशन के केस में अगर मान लीजिए कि पहला स्पीड अपना ये सर्कल चल रहा है अपना एंटी क्लॉकवाइज, और नीचे वाला मैं ले लेता हूँ क्लॉकवाइज, इसमें कुछ ऐसा मूव कर रहा है और इसमें ऐसा मूव कर रहा है, नीचे वाले में क्लॉकवाइज ऊपर वाले में एंटी क्लॉकवाइज, तब हमें बताना है कि क्या कौन कौन सी चीज़ क्या होगा। तो द सेंट्रीपिटल फोर्स विल नॉट सफ़र एनी चेंज इन मैग्नीट्यूड, जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो आएगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा mv स्क्वायर बाय आर, वो तो ऑब्वियस है कि उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो मैग्नीट्यूड हमारा इधर ही होता है, और जो डायरेक्शन होता है वो टुवर्ड्स द क्या होता है, सेंटर होता है। तो डायरेक्शन भी कांस्टेंट है और हमारा मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है। तो पहला ऑप्शन कि द सेंट्रीपिटल फोर्स विल नॉट सफ़र एनी चेंज इन मैग्नीट्यूड, तो सही बात है, ये कोई सफ़र नहीं करेगा। अगला है हमारा द सेंट्रीपिटल फोर्स विल हैव इट्स डायरेक्शन रिवर्स, गलत है ये। ठीक है, डायरेक्शन भी क्या रहेगा, हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर रहेगा। अगला आते हैं, द सेंट्रीपिटल फोर्स विल नॉट सफ़र एनी चेंज इन डायरेक्शन, सही बात है, कोई भी डायरेक्शन से सफ़र नहीं करेगा। द सेंट्रीपिटल फोर्स इज डबल, गलत है। तो हमारा पहला और ए और सी सही है, तो अकॉर्डिंग टू ए और सी तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए 15 में क्या है कि 2 पार्टिकल of equal masses moves in a circle of radius are under the action of their mutual gravitational attraction, then the speed of each particle क्या होगा। तो सर्कुलर मोशन कर रहा है, 2 पार्टिकल है जिसका कि मास m और m है। ठीक है, ये v वेलोसिटी के साथ ये v वेलोसिटी, दोनों के बीच में क्या लगेगा, अगर इसका रेडियस जो हमें दे रखा है वो r दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस हमारे लिए 2r डिस्टेंस हो जाएगा, दोनों डायमेट्रिकली अगर अपोजिट एंड पे है तो ये हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो जो इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो कैसा लगता है, अट्रैक्शन लगता है, तो Fg हमारा अट्रैक्शन लग रहा होगा। ठीक है, किसी एक पार्टिकल पे अगर हम लोग बात करें तो Fg
को बैलेंस कौन करेगा यहाँ पे, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको बैलेंस कर रहा होगा। तो आप बोलेंगे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो Gm1 इंटू M2 लगेगा, तो Gm² डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस हो गया हमारा 2r का स्क्वायर इक्वल टू जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो इनको बैलेंस कर रहा होगा वो हमारा mv² बाय r लग रहा होगा। r क्या है, इसका रेडियस हमें लिखना होगा, तो रेडियस कितना है, r है, तो रेडियस हम लोग r लिखेंगे। ठीक है, इसी को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ से देखिए एक मास तो अपना कट जाएगा और यहाँ से Gm/4 r² इक्वल टू v² बाय r है, तो यहाँ से एक r भी कैंसिल आउट हो जाना चाहिए। ठीक है, एक r भी कट गया। हमसे स्पीड पूछा है तो v बराबर हो जाएगा √Gm/4r। तो आप यहाँ से ऑप्शन से बाहर कर दिया गया 4 को, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ से 1/4 है ना, तो ये 2 बाहर हो जाएगा, रूट में रहेगा हमारा Gm/r रहेगा। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा 15 का वो ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है ऑप्शन सी के साथ। ओके, देखिए नेक्स्ट सवाल अपना क्या है, 16 एसर्शन रीजन का ये हमारा सवाल है। तो एसर्शन में बोला गया कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल इज नेग्लिजिबली स्मॉल कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल फोर्स। सही बात है, जो हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमारा वीक फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हमारा वो वीक फोर्स है, और वहीं पर हमारा जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है वो हमारा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। और अगर बात करें कि कितना होता है दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है वो 10⁻⁻43 का होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि असर्शन तो अपना सही है, रीजन देखते हैं कि रीजन इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। द इलेक्ट्रिकल फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज पार्टिकल ओनली। ठीक है, रीजन जो है ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रिकल का रीजन अपना सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहा है, असर्शन का एक्सप्लेनेशन रीजन नहीं कर रहा है। अब हम लोग आते हैं ऑप्शन के साथ। ऑप्शन में असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ये तो रीजन अपना सही है, असर्शन एंड रीजन बोथ आर फॉल्स। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। इफ बोथ assertion and reason are true but reason is not correct explanation of the assertion, तो अपना ऑप्शन बी सही है, तो अपना 16 का आंसर होना चाहिए बी। नेक्स्ट हम लोग 17 नंबर पे आते हैं। तो 3 masses each of mass m are placed vertices of एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC। हमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है, उसके वर्टेक्स पे इक्वल मास m दे रखा, तो हमें फोर्स निकालना है फोर्स एक्टिंग ऑन 2 kg प्लेस्ड एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल इज, जो हमारा की सेंट्रॉइड पे, सेंटर पे, इक्विलेटरल ट्राइंगल के सेंटर पे। हम लोग जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ऑलवेज एट्रैक्टिव नेचर का होता है। तो इन दोनों में इधर लगेगा फोर्स, इन दोनों में इधर लगेगा, इन दोनों में फोर्स इधर लगेगा। अगर आप देखेंगे ना तो जो इसका सेंटर से जो डिस्टेंस होता है L/√3 होता है। अभी मैं उसको x मान लेता हूँ, ये x, ये x, ये x, ये हमारा सेम रहा। ठीक है, और ये मास और दोनों मास हमारा सेम है, यहाँ से भी m और 2 kg है, m और 2 kg है, तो इधर से भी हमारा सेम रहेगा। अगर आप बोलेंगे कि ये फोर्स हमारा AO है और ये फोर्स हमारा CO है और इस फोर्स को आप BO बोलेंगे, तो ये तीनों फोर्स आपस में क्या होना चाहिए, आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, AO लिखेंगे आप तो यहाँ से G m1 इंटू m2 लिखेंगे, m लिखेंगे, अगला 2 kg लिखेंगे, इंटू डिस्टेंस जो लिखेंगे, मान लीजिए इसके डिस्टेंस सेंट्रॉइड से वर्टेक्स का डिस्टेंस मैं x मान लो। अब यही जो चीज़ें है यही सेम हमारा F AO का जो आया वही चीज़ हमारा F BO के लिए आएगा, क्योंकि इसके लिए भी दोनों मास सेम है और डिस्टेंस सेम है। ठीक है, सेम यही चीज़ हमारा F CO के लिए आएगा। अब हम लोग जानते हैं कि वेक्टर में आपने पढ़ा होगा कि F और F इक्वल फोर्सेस लग रहे हैं, और इनके बीच में जो एंगल होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड है तो यहाँ से 120 डिग्री, यहाँ से 120 डिग्री और यहाँ से 120 डिग्री लग रहा होगा। किसी दो को इसमें से सॉल्व करेंगे आप, किसी दो को निकालेंगे, तो अगर दो वेक्टर है, इक्वल मैग्नीट्यूड है, F है, एंगल 120 डिग्री है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, F आएगा। तो ये दोनों तो अपना कैंसिल आउट हो गया, इनसे रिजल्टेंट हमने F बनाया, और ये और दोनों फोर्स एक दूसरे के क्या लग रहा है, इक्वल एंड अपोजिट लग रहा है, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा F नेट क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। आप नहीं तो ये भी बोल सकते किसी भी पॉलीगन के अंदर अगर इक्वली स्पेस्ड और वेक्टर का सेम मैग्नीट्यूड हो तो हमारा एफ नेट क्या आना चाहिए, 0 होना चाहिए। अपना 17 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर में क्या बोला गया है कि एट व्हाट हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिक्रीज्ड बाय 1%। किस हाइट पे हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज हुआ है 1% से। तो आपको ये रिजल्ट पता होना चाहिए। ठीक है, ये रिजल्ट आपको
पता होनी चाहिए। अब देखिए ये रिजल्ट इसीलिए पता होनी चाहिए, अगर ये आपको रिजल्ट पता रहेगा तो आप जल्दी कर पाएंगे। नहीं तो अगर एग्जाम में आप उन रिजल्ट तक पहुंचते हैं तो वो टाइम टेकन होता है। नीट जो होता है गेम ऑफ टाइम होता है, आपको हमेशा टाइम बचाना है, ठीक है। इसको अब हम लोग क्या करते हैं, ये फ्रैक्शनल फॉर्म में परसेंटेज चेंज में इसको हम लोग बना लेते हैं। 100% दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2h/r इंटू 100%। तो ये वैल्यू हमें कितने के बराबर दे रखा है, 1% के बराबर ये दे रखा है। और यहाँ से आप बोलेंगे 2h/r इंटू 100%। इस परसेंट से इस परसेंट को कट कर दिया, तो यहाँ से हमें निकालना है हाइट। तो यहाँ से तो 1 इक्वल टू यहाँ से 2h/r जो है रेडियस ऑफ अर्थ का रेडियस है, वो जो कि होता है हमारा 1600 किलोमीटर। इसको किलोमीटर में ही रहने देते हैं। यहाँ पे आता है हमारा 100, तो 2 जीरो यहाँ से कट गया और 2 से कट करेंगे 64 को तो 32 हो जाएगा। तो h बराबर अपना आ जाएगा 32 किलोमीटर। तो अपना ऑप्शन मैच करना चाहिए किसे, 18 का C, 32 किलोमीटर। ओके बच्चे, नेक्स्ट 19 नंबर देखिए क्या है। इसमें से हमें बोला गया है कि चूज करेक्ट ग्राफ बिटवीन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ वेयर r इज द रेडियस ऑफ अर्थ। तो हम लोग जानते हैं अर्थ जो है हमारा एक सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड स्फीयर के लिए हमें यहाँ पे रिलेशन बताना है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और r के बीच में, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि ये अगर अपना अर्थ है जो कि सॉलिड स्फीयर है जिसका कि रेडियस r है, तो जो हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, ठीक, और वो जो सेंटर इनसाइड जो होता है वो उसका वैल्यू होता है हमारा Gm1m इंटू r डिवाइडेड बाय r क्यूब होता है, ठीक है। अगर आप किसी पॉइंट पे अगर अंदर है, r रेडियस तक अगर कहीं अंदर है, तो अंदर में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है हमारा प्रोपोर्शनल होता है r के, ठीक है। तो हमारा जब तक हम लोग अंदर हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो यहाँ से एक तो चलिए ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये थोड़ा सा कर्व है, ये भी थोड़ा सा कर्व है, तो अपना BC हो जाएगा गलत। आगे हम लोग बात करते हैं, जब हम लोग सरफेस का बात करते हैं तब कांस्टेंट वैल्यू आता है जो कि G इक्वल टू, बस यहाँ पे स्मॉल r को कैपिटल R से रिप्लेस कर दीजिए तो ये Gm/r² हो जाएगा। आउटसाइड का बात करेंगे, आउटसाइड का तो G जो होता है हमारा यहाँ आ जाता है Gm/r² हो जाता है। तो यहाँ से G हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है r² के, ठीक है। तो ये हमारा पैराबोलिक होना चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप ऐसे बोल सकते हैं ये अर्थ है, सॉलिड स्फीयर है, तो इनको इस टाइप से बना लीजिए, ठीक है। जब तक हम लोग अंदर से सरफेस तक जाते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, G प्रोपोर्शनल है हमारा R के। जैसे ही बाहर सेंटर तक तो सरफेस पे तो कांस्टेंट वैल्यू आता है, जैसे उसके नीचे आते हैं तो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r²। तो यहाँ से G इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। तो ऑप्शन अपना कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन डी से। तो अपना 19 का आंसर डी। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर, बोला गया है कि ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मोर कहाँ पे होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो G का रिलेशन आता है, ठीक है, G' इक्वल टू G माइनस ω² इंटू cos² लेमडा। आपको पता होना चाहिए कि लेमडा हम लोग लेटीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा लेटीट्यूड कुछ इस टाइप से हम लोग अर्थ का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये वाला सेंटर अपना इक्वेटर होता है और ये अपना पोल होता है। और लेटीट्यूड क्या होता है, इक्वेटर के साथ एंगल मेजरमेंट होता है। तो जब आप बात करेंगे पोल का, तो पोल के लिए जो लेमडा हो जाएगा वो इतना घूम के आएगा, तो लेमडा इक्वल टू 90 डिग्री बोलेंगे। तो यहाँ से जो G' आ जाएगा तो cos 90 तो 0 होता है, वो हमारा G आ जाएगा। वही बात अगर इक्वेटर का करेंगे, इक्वेटर के लिए करेंगे तो लेमडा का वैल्यू क्या आएगा, 0 आना चाहिए। तो इस जगह पे G' हमारा जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इफेक्टिव लगेगा वो G माइनस ω² इंटू R लगेगा, ठीक है। और cos² लेमडा का वैल्यू हम लोग 0 रखेंगे, 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो G से तो ये वैल्यू हमारा कम ही आएगा। ये जो वैल्यू होता है ω² इंटू R, इसका वैल्यू हमारा 0.03 आता है, ठीक। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हमारा पोल पे ज़्यादा होता है। तो अपना आंसर क्या होगा, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मोर एट पोल। तो 20 का आंसर बी। 21 नंबर, एट इन्फिनिटी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज एज्यूम टू बी। आपको पता होना चाहिए, टू मच इजी क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए 22, फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट सेंट्रॉइड पूछा गया है। तो ठीक है, ग्रेविटेशन का सवाल है, हमें सेंट्रॉइड पे एक स्क्वायर दे रखा है जिसके वर्टेक्स पे m मास दे रखा है। तो इसके सेंट्रॉइड पे कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा। हम जानते हैं कि जो हमारा पोटेंशियल होता है ये हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है और पोटेंशियल का फार्मूला होता है Gm/r
आर होता है। ठीक है, तो इन सब का क्या हो जाएगा, हमारा सम हो जाएगा। अभी के लिए मैं क्या मान लेता हूँ कि ये जो डिस्टेंस है हमारे लिए ये आर है, तो ये भी आर है। ठीक है, ये भी आर है और ये भी हमारा आर है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी स्क्वायर के लिए पूरा सिस्टम बना के इसको देख लीजिए। तो यहाँ पे इसके वजह से आ जाएगा Gm/r, तो ये Gm/r टोटल कितना हो जाएगा, इनके लिए भी सेम, इनके लिए भी सेम, इनके लिए भी सेम, तो यहाँ से 4 हो जाएगा, मतलब आ गया हमारा 4 Gm/r। अब एक्चुअल में r हमने माना है, हमें क्या दे रखा है, हमें ये साइड a दे रखा है, तो ये डिस्टेंस r कितने के बराबर होगा, तो ये स्क्वायर है, अगर यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे तो √2a आएगा और उसका आधा करेंगे तो r जो हमारा बराबर होगा वो a/√2 के बराबर होगा। ठीक है, तो अब r के जगह पे ये वैल्यू रख दीजिए, तो यहाँ से पोटेंशियल आ जाएगा हमारा 4 Gm डिवाइडेड बाय r के जगह पे a/√2 रखेंगे तो √2 ऊपर चला जाएगा, तो हमारा 4√2 Gm/a हो जाएगा। तो ऑप्शन अपना 22 का मैच कर रहा है, 4√2 और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होता है ना, वहाँ पे हम लोग एक माइनस लगाते हैं, तो ये सिस्टम पे सब जगह माइनस लगा दीजिए, यहाँ पे माइनस। आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो हम लोग पोटेंशियल लिखते हैं वो KQ/R लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, K रिप्लेस हो जाता है G से, ठीक है, और चार्ज रिप्लेस हो जाता है मास से, और साथ में एक हमारा माइनस भी आता है, तो यहाँ पे एक हमारा माइनस के साथ भी आना चाहिए, तो -4√2 Gma/a, तो 22 का ऑप्शन मैच कर रहा है बी से। नेक्स्ट 23 नंबर, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी फ्रॉम अर्थ सरफेस डिपेंड ऑन। हम लोग जानते हैं जो एस्केप वेलोसिटी होता है उनका फॉर्मूला होता है √2 Gme/r होता है। ये r तब होता है जब हम लोग अर्थ सरफेस से छोड़ते हैं। अगर किसी अर्थ सरफेस के किसी हाइट h से अगर किसी बॉडी को आप लोग अगर हम लोग एस्केप कराएं तब हमारा वेलोसिटी हो जाएगा √2 Gme, e डिवाइडेड बाय r प्लस h होता है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दे रखा है, तो किस पे डिपेंड करता है, पहला बोला गया मास ऑफ द बॉडी, नहीं, ये जो me है ये मास ऑफ अर्थ है, जो ऑब्जेक्ट ये जो बॉडी है जिसका मास m है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो हमारा मास ऑफ द बॉडी तो गलत हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, मास ऑफ द अर्थ पे डिपेंड करता है। ठीक है, मास ऑफ अर्थ, तो ऑप्शन सेकेंड होना चाहिए, तो सेकेंड यहाँ है और सेकेंड यहाँ है, तो बाकी ये ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन डी गलत। ठीक है, इस टाइप से आप ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक से अगर जाएंगे तो आपका एक्यूरेट होने का चांस ज़्यादा रहता है। फिर अगला, द डायरेक्शन ऑफ द प्रोजेक्शन, हमें पता है डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता है, यहाँ पर कहीं भी एंगल का डिपेंडेंसी नहीं है, तो थर्ड वाला गलत हो जाएगा। तो 2 अपना सही हो रहा था, इसमें थर्ड दिया ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, द हाइट ऑफ द लोकेशन फ्रॉम वेयर द बॉडी इज लॉन्च्ड, इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए अर्थ सरफेस से फेंकेंगे तो फिर तो ये आ जाएगा, अगर h हाइट से अर्थ सरफेस के h हाइट से डिपेंड करेंगे तब जो रिलेशन हो जाएगा वो यहाँ पे h आ जाता है। आपने ये रिजल्ट निकाला होगा, अभी हम लोग रिजल्ट नहीं निकाल रहे हैं, डायरेक्ट रिजल्ट के साथ जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन 4 भी डिपेंड करेगा, तो हमारा यहाँ पे सेकेंड और फोर्थ दोनों सही है, तो 23 का आंसर हो जाएगा राइट बी। नेक्स्ट आते हैं 24 पे, 2 प्लैनेट मूविंग अराउंड सन, द पीरियोडिक टाइम्स एंड द मीन रेडिया ऑफ द ऑर्बिट आर T1 and T2 and R1 and R2 रिस्पेक्टिवली, देन द रेशियो ऑफ T1/T2 इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, हम लोग ये जानते हैं कि केपलर्स लॉ में T² प्रोपोर्शनल होता है जो मीन रेडियस होता है उसके पावर 3 के, तो हम लोग यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको T प्रोपोर्शनल हो जाएगा R के पावर 3/2 के। ठीक है, तो हमें रेशियो निकालना है टाइम का, तो T1/T2 करने से R1/R2 का पावर क्या होना चाहिए, 3/2 होना चाहिए। बाकी तो हमें डाटा दे नहीं रखा है, सिंपल हमसे रिलेशन पूछा गया है, तो अपना आंसर होना चाहिए R1/R2 के पावर होना चाहिए 3/2, तो R1/R2 के पावर 3/2 अपना एक ही ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन D24। नेक्स्ट देखिए 25, हमें क्या दे रखा है, एक करंट दे रखा है, बाकी बता रखा है कि टाइम और करंट जो है अपने SI यूनिट में है, और हमें निकालना है, चार्ज निकालना है, और टाइम का लिमिट दे रखा है। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं कि करंट का फार्मूला होता है हमारा dQ/dt, हमें dQ निकालना है, चार्ज निकालना है, तो हम क्या बोलेंगे I/dt आएगा। ठीक है, तो dQ इक्वल टू, यहाँ से करंट का इक्वेशन वैल्यू रखिए 2t + 3t² इंटू dt रखेंगे, इसी को क्या करना है हमें इंटीग्रेट करना है, और लिमिट का वैल्यू 2 से
3 सेकेंड रखिए और यहाँ से 0 से q रखिए, तो टोटल चार्ज q आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करते हैं, 2 इंटू टी का स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, यहाँ से 3 2 प्लस यहाँ से 3 टी के पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा, और लिमिट यहाँ से वैल्यू सेम 2 से 3 रखेंगे, ये 2 2 ये 3 3 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 3 का स्क्वायर और यहाँ से आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ से 3 का पावर क्यूब माइनस 2 के पावर 3, तो ये आ जाएगा आपका 9 माइनस 4 प्लस यहाँ से आ जाएगा 27 माइनस 8 आ जाएगा, तो ये आ गया 5 प्लस ये आ गया हमारा 19। ठीक है, 27 में से 8 गया तो 19, तो ये आ गया 24, तो हमारा आ जाएगा 24 कूलम्ब आ जाएगा। सब कुछ ऐसा यूनिट में है, तो 25 का आंसर अपने लिए ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट देखिए 26 नंबर में क्या है कि एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वायर इफ J1 J2 J3 आर द करंट डेंसिटीज देन J1 J2 एंड J3 आर इन रेशियो, क्या होगा यही सब हमें निकालना है। तो देखिए करंट डेंसिटी का फार्मूला होता है हमारा करंट पर यूनिट एरिया, और जो करंट हमारा पास करेगा इससे हम लोग जानते हैं कि करंट क्या होता है, हर एक इंस्टेंट पे सेम ही करंट जाएगा। अगर ये हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म शेप हो या हमारे पास यूनिफॉर्म शेप हो, तो इनके कंडक्टर के डायमेंशन पे करंट हमारा डिपेंड नहीं करता है, करंट थ्रू आउट सेम रहेगा। तो हमारा जो करंट डेंसिटी होगा वो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एरिया के। तो हमें रेशियो और एरिया हमें सबका डिफरेंट दे रखा है, तो हम लोग यहाँ से बोलेंगे J1 J2 J3 इक्वल टू, तो एरिया में बोलेंगे तो एरिया पहले का 1/a दे रखा है इस टू, आगे आ जाएगा हमारा 1/2a इस टू 1/3a। जब भी हम लोग फ्रैक्शन निकालते हैं तो एक इंटीजर वैल्यू में निकालते हैं, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ये a सब में है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, तो इसको हम लोग सीधा 1:1/2 1/3 लिख सकते हैं। तो इन सब का जो एलसीएम आता है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हम लोग यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 6:2 यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 रखेंगे 3 से तो ये 2 आ जाएगा। जो हमारा रेशियो आएगा करंट डेंसिटी का 6:3:2 आएगा, 6:3:2, तो ऑप्शन 26 का आ जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट हमारा 27 नंबर, हमें VI ग्राफ दे रखा है, हमें इनका रजिस्टर का रेशियो निकालना है कि क्या होगा। तो देखिए हम लोग जानते हैं V = I/R होता है, और हमें अगर V वर्सेस करंट ग्राफ दे रखा है तो इनका जो स्लोप होगा वो हमारा क्या होगा, रजिस्टर होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम पहला ग्राफ का जो रजिस्टर 1 होगा इसका स्लोप कितना होगा, तो इसका स्लोप होगा 1045 का वैल्यू 1 होता है। फिर R2 का बात करते हैं तो इसका एंगल कितना है 30 डिग्री, तो यहाँ से बोलेंगे 10 30 डिग्री, तो 10 30 होता है 1/√3 होता है, तो यहाँ से R1/R2 करेंगे तो ये हमारा ऊपर चला जाएगा, √3:1 हो जाएगा। तो ऑप्शन सेटिस्फाई करना चाहिए 27 का बी से। नेक्स्ट देखिए 28 नंबर में बोला गया कि एक वायर है जिसका कि रेजिस्टेंस 50 ओम दे रखा है, सो डैट द लेंथ इज इंक्रीज ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, कैलकुलेट, हमें न्यू रेजिस्टेंस हमें निकालना है। तो देखिए आर फाइनल क्या होगा, जब लेंथ के टर्म में बात हो तो हमें एक रिजल्ट पता होना चाहिए, R0 × n² होता है। ठीक है, ये n क्या होता है कि रेजिस्टेंस, मान लीजिए पहले यहाँ पे इनिशियल में L लेंथ था, फिर उसके बाद 2L हो गया, तो n का वैल्यू क्या होता है 2 होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे सीधा सीधा इनिशियल रेजिस्टेंस आपका दे रखा है 5 ओम, 5 × और जो हमारा n का वैल्यू आएगा वो 2 किया है, तो यहाँ से हो जाएगा 5 × 4 = 20 ओम हो जाएगा। तो हमारा 28 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 29 नंबर में 3 हमें रजिस्टर दे रखा है और हमें ए बी के अक्रॉस इनका R इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक है, इसे आप पॉइंट पोटेंशियल मेथड से करेंगे इजीली। तो देखिए ये B है ना, ये डायरेक्ट 20 है तो इसका पोटेंशियल क्या होगा 20 है। ये वायर डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आया ना तो इसका भी पोटेंशियल B, ये हो गया हमारा A, और ये डायरेक्ट वायर यहाँ आया है तो ये हो जाएगा हमारा A। तो हमें A और B के बीच में R इक्विवेलेंट निकालना है। तो टोटल ये जो अब A B के बीच में क्या है डिफरेंट, इस रजिस्टर के बीच में क्या डिफरेंट पोटेंशियल है, तो इसका मतलब इन सारे रजिस्टर के थ्रू करंट जा रहा है और सबका पोटेंशियल क्या रखना है, सेम रखना है। तो ये तीनों रजिस्टर आपस में किस में होंगे, ये हमारे पैरेलल में होंगे, और सबका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है R दे रखा है, तो हमारा R इक्विवेलेंट हो जाएगा R/3। ठीक है, अगर हमारे पास इक्वल रजिस्टर हो तो हम लोग क्या कर देते हैं R/n कर देते हैं, तो रजिस्टर हमारा कितना हो जाएगा R/3
3 हो जाएगा, तो 29 का सी। नेक्स्ट देखिए 30 नंबर। तो दो रजिस्टर है आर कनेक्टेड इन सीरीज, पहला सीरीज में है और दूसरा क्या है पैरेलल में। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द टू केसेस आर 9 ओम एंड 2 ओम रिस्पेक्टिवली, देन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंपोनेंट आर क्या होगा। अगर हम लोग सीरीज में करते हैं, आर इक्विवेलेंट जो हमारा सीरीज आया वो आया 9 ओम, ठीक है, और आर इक्विवेलेंट दूसरे में अपना पैरेलल है, पैरेलल के केस में ये 2 ओम आया। ओके, तो हम लोग ऐसे बता सकते हैं इनको कि जो हमारा आर दो रजिस्टर है, ठीक है, अगर वो सीरीज में है तो वो क्या आता है हमारा R1 प्लस R2 आता है। अगर कोई चीज़ पैरेलल में है तो वो उनका दो रजिस्टर अगर पैरेलल में हो तो उसका आर इक्विवेलेंट R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 होता है, ठीक है। यहाँ से तो R1 प्लस R2 इक्वल टू 9 ओम आ गया। यहाँ से हम लोग प्रोडक्ट देख लेते हैं रजिस्टर का कितना होगा। तो ये R1 प्लस R2 हमारा 2 इंटू लिखेंगे, यहाँ पे R1 प्लस R2 लिखेंगे तो 2 इंटू R1 प्लस R2 हमारा कितना दे रखा है 9 हो गया, तो ये 18 ओम हो गया। ओके, तो जो हमारा सम होना चाहिए रजिस्टर का वो 9 ओम होना चाहिए और जो प्रोडक्ट होना चाहिए 18 ओम होना चाहिए। पहले एक बार हम लोग ऑप्शन से चेक करते हैं, क्या पता हमारा ऑप्शन सेटिस्फाई हो जाए। अगर नहीं हुआ तो फिर हम लोग आगे स्टेप से बढ़ेंगे। तो देखिए इन दोनों का सम कितना आना चाहिए 9, तो 9 आ रहा है सम। इनका प्रोडक्ट 18 आना चाहिए, नहीं आ रहा है, गलत। इनका सम 9 आ रहा है, इसका प्रोडक्ट 18 हो रहा है। अभी ये सही है, देखते हैं कोई दूसरा भी है क्या ऐसा। तो इन दोनों का सम हमारा 9 आना चाहिए। इनका सम तो 9 से ज़्यादा है ना, 12 है, ये गलत। इनका सम 9 आ रहा है, प्रोडक्ट करिए इनका 20 आ रहा है, होना कितना चाहिए 18, ये गलत हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन अपन सेटिस्फाई किया, तो 30 का आंसर आएगा बी। नेक्स्ट देखिए 31। एक वायर है जिसका की रेजिस्टेंस दे रखा है हमें 12 ओम दे रखा है। इसको बेंड करके एक सर्कल बनाया गया है। तो इसको बेंड करेंगे, अगर हम लोग एक सर्कल बनाएंगे, देन द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑन एनी डायमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो अब जैसे ही इसको सर्कल बनाएंगे तो इतना दूर, ये जो ऊपर है आधा वायर और आधा वायर, आधा ऊपर रहेगा आधा नीचे रहेगा। तो यहाँ पे जो आधा वायर के लिए जो R1 हो जाएगा वो 6 ओम हो जाएगा, और नीचे वाला जो रजिस्टर R2 होगा वो भी कितना होगा 6 ओम, क्योंकि इक्वली वायर को बेंड करके हमें क्या बनाना है, एक सर्कल बनाना है। तो आधा ऊपर रहेगा आधा नीचे रहेगा, तो यहाँ से 6 और 6 दोनों मिलकर कितना होना चाहिए 12 होना चाहिए, ठीक है। अब हमें इसके अबाउट डायमीटर के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट निकाल के बताना है। तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, दोनों रजिस्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के है, ठीक है। तो 8 डिवाइडेड बाय 2 है तो 2 कर देंगे, तो यहाँ से हमारा 3 ओम हो जाएगा। तो आर इक्विवेलेंट जो आ जाएगा हमारा 31 का वो सी आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए 32 नंबर। किरचॉफ सेकेंड लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो किरचॉफ हमारा सेकेंड लॉ होता है वो हमारा एनर्जी के ऊपर बेस्ड होता है। तो हमारा ये तो बहुत सिंपल सा है, हम लोग जानते हैं ना किरचॉफ लॉ जो होता है समेशन ऑफ पोटेंशियल होता है। किसी भी क्लोज लूप के अंदर हम लोग किरचॉफ लॉ लगाते हैं, तो समेशन ऑफ IR प्लस माइनस हो सकता है, और समेशन ऑफ हम लोग टोटल EMF बोलते हैं, वो हमारा क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए किसी भी क्लोज लूप में, ठीक है। तो यही हमारा बेस्ड होता है हमारा एनर्जी के ऊपर। नेक्स्ट 33 देखिए। तो यहाँ पे किरचॉफ जंक्शन लॉ से ये हमारा बनेगा, इधर से 2 एम्पियर और 2 एम्पियर करंट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों आ रहे हैं ना, तो इनकमिंग करंट है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 और 2 का सम हो जाएगा 4 एम्पियर, और इधर हमारा 1 एम्पियर जा रहा है, तो अब इधर की तरफ आ जाएगा हमारा 3 एम्पियर, ठीक है। अब इन 3 एम्पियर में से 1.3 एम्पियर इधर चला गया, तो इधर करंट का वैल्यू हमारा कितना होगा, तो वो हमारा 1.7 एम्पियर होगा। तो हमारा 33 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखिए 34। तो हमारे पास एक अरेंजमेंट दे रखा है और हमसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा गया ए और बी के बीच में। ये ना एक स्पेशल टाइप का अपना रेजिस्टेंस का एक कम्बिनेशन होता है। तो देखिए इसमें जनरली हम लोग क्या करते हैं, इनका और इनका रेशियो, इनका रेशियो और इनका रेशियो अगर आपस में बराबर होता है तो बीच से हम लोग रेजिस्टेंस को गायब कर देते हैं, हटा देते हैं। तो यहाँ से इन दोनों का रेशियो करेंगे तो 5/10 इक्वल होगा। यहाँ से आप बोलेंगे 10 डिवाइडेड बाय 20 इक्वल टू, यहाँ से बोलेंगे 15 डिवाइडेड बाय 30। तो ये सब क्या आ रहा है 1/2, ये आपस में 1/2, यहाँ से 1/2 ही आ रहा है। तो ये बीच वाला गायब हो जाएगा। या नहीं तो इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, एक साथ बहुत सारे व्हीटस्टोन ब्रिज का ये कम्बिनेशन है। व्हीटस्टोन ब्रिज हम लोग ऐसे चेक करते हैं ना, इसका क्रॉस इसको चेक करिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो ये कितना आया 100, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए 100, ठीक है।
तो ये 100 और 100 आ गया ना, तो ये बीच से हमारा, और ये जो रजिस्टर है बीच वाले, इससे तो बैटरी डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है ना, तो ये हमारा हट जाएगा। सेम यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए 300, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करिए 300, ये वाला भी हट जाएगा। तो अब जो हमारे पास सर्किट रहा, ये सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा, ए और बी पोटेंशियल के बीच में। तो ये 5 ओम, ये 10 ओम, ये 15 ओम, नीचे आ गया हमारा 10 ओम, 20 ओम और 30 ओम। ये तीनों आपस में सीरीज में नेक्स्ट बनाएंगे आप, तो ये आ जाएगा 30 ओम और इनका सम हो जाएगा 60 ओम। और अब आर इक्विवेलेंट निकालेंगे इन दोनों से, तो 30 × 60 डिवाइडेड बाय 30 + 60 करेंगे, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 1800 डिवाइडेड बाय यहाँ से आ जाएगा हमारा 90, तो ये 0 कट गया, तो ये हमारा आ जाएगा 20 ओम। तो जो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा वो हमारा 20 ओम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 35, ए गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर बाय कनेक्टिंग वायर। एक गैल्वेनोमीटर को हमें एमीटर में कन्वर्ट करना है, तो एक गैल्वेनोमीटर है, इसको अगर एमीटर में कन्वर्ट करेंगे, हमें पता है कि गैल्वेनोमीटर के थ्रू स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट ही जाना चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं ना, एक शंट रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में लगा देते हैं, और जो मैक्सिमम करंट, अब जो अगर हमारा आई करंट आ रहा था तो गैल्वेनोमीटर के थ्रू IG करंट ही जाए, और जो मैक्सिमम करंट है I - IG वो किसके थ्रू चला जाए, शंट के थ्रू चला जाए। तो एक हम लोग शंट रजिस्टर लगा देते हैं इसके पैरेलल में। और ये जो शंट रजिस्टर होना चाहिए, इनका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, तो इसका रेजिस्टेंस हम लोग क्या बोलेंगे, चूँकि इनका पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो हम लोग बोलेंगे ना, अगर पोटेंशियल सेम है तो V = I × R होता है। ये करंट का वैल्यू मैक्सिमम है, तो शंट का वैल्यू, जो शंट रजिस्टर होना चाहिए, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, लो रेजिस्टेंस का होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि एक तो पैरेलल में लगाए, लो रेजिस्टेंस इन सीरीज, गलत बात है, हाई रेजिस्टेंस इन पैरेलल, हाई रेजिस्टेंस नहीं होता, ये गलत है, लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ये ऑप्शन अपना सही है। हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज में नहीं होता है, पैरेलल में होता है, तो अपना 35 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए 36 नंबर, एक हमारे पास मीटर ब्रिज है, द बैलेंसिंग लेंथ फ्रॉम द लेफ्ट एंड स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस इज 1 ओम इज इन राइट गैप इज फाउंड टू बी 20 सेंटीमीटर, देन द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस इज क्या होगा। तो हमारा क्या होता है, जो मीटर ब्रिज होता है वो बेस्ड होता है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट पे, कुछ ये हमारा ऐसा करके लगाओ, ये लेंथ होता है कि जो कि हमारा 100 सेंटीमीटर का ये वायर का टोटल लेंथ होता है। एक गैल्वेनोमीटर है जो बैलेंस कर रहा है लेफ्ट एंड को, ठीक है, वो है हमारा 20 सेंटीमीटर है, ये हमारा 20 सेंटीमीटर है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस 1 ओम जो दिया है वो राइट गैप में दिया है, यहाँ का जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम है और इसका रेजिस्टेंस हमें पता नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग अब इसे क्या करेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज में के अकॉर्डिंग इसको चेक करेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या रिलेशन आता है, आपको पता होना चाहिए, ये रिलेशन x डिवाइडेड बाय ये रेजिस्टेंस करेंगे इक्वल टू, यहाँ से ये डिस्टेंस हो गया हमारा 20 डिवाइडेड बाय 80 करेंगे ये। ठीक, तो x इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 1/4, 1/4 को हम लोग बोल सकते हैं 0.25 ओम। जो हमारा अननोन रजिस्टर होगा वो हमारा x इक्वल टू 0.25 होगा, तो अपना ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा डी से। देखिए 37 में क्या है, एक गैल्वेनोमीटर है जो कि 10 ओम, एक गैल्वेनोमीटर ऑफ 10 ओम रेजिस्टेंस जो G बराबर है वो हमें 10 ओम दे रखा है, गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन विथ, जो करंट है वो हमारा 0.01 एम्पियर करंट है। इट इज़ टू बी कन्वर्टेड टू एन एमीटर ऑफ मेजरिंग 10 एम्पियर करंट। जो ये IG है, ये गैल्वेनोमेट्रिक करंट है, जो टोटल करंट होता है वो थोड़ा अमाउंट में ज़्यादा होता है ना, वो हमारा 10 एम्पियर है, 10 एम्पियर। देन द वैल्यू ऑफ सेंट रेजिस्टेंस, द वैल्यू ऑफ सेंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू बी क्या होना चाहिए। तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट पे आते हैं, एक गैल्वेनोमीटर होता है जिसके साथ पैरेलल में सेंट रजिस्टर लगा हुआ रहता है, टोटल करंट I आया और गैल्वेनोमीटर से कितना जाएगा, IG जाएगा और शंट से I - IG जाता है, यही हमें पता होना चाहिए रिलेशन। और पोटेंशियल बराबर है, पोटेंशियल इनके अक्रॉस बराबर होता है, तो हमारा रिजल्ट क्या होता है, IG × G इक्वल टू I - IG × S होता है। तो जो IG करंट दे रखा है हमें, ये 0.01 इंटू जो गैल्वेनोमेट्रिक रेजिस्टेंस है वो 10 ओम है। ओके, फिर I हमारा 10 है, तो 10 में से सब्ट्रैक्ट करना है 0.01 इंटू सेंट रजिस्टर। ठीक है,
यहाँ से हमारा आ जाएगा वैल्यू 0.01 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 10 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 0.1 को, तो ये आ जाएगा हमारा 9.99 आ जाएगा ये वैल्यू। ओके ठीक है, इक्वल टू एस आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ से 2 जीरो डेसिमल प्लेस हटाएंगे, यहाँ से हटाएंगे, तो ये वैल्यू हमारा आ जाएगा एस इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 999 इक्वल टू एस बराबर 10 डिवाइडेड बाय 999 इतना हमारा। और सेंट क्या होता है, रजिस्टर होता है। तो हमारा ऑप्शन किससे सेटिस्फाई करेगा, 37 का ए से। 38 नंबर देखिए, इन द फ्लोइंग फिगर व्हाट इज द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी के बीच में हमें बताना है। तो देखिए यहाँ से आर रेजिस्टेंस होकर ये टोटल कितना एन तक है। अगर हमारे पास सीरीज में अगर रजिस्टर हो और सारा क्या हो, इक्वल हो, तो ये हमारा कितने के बराबर हो जाएगा, एन आर हो जाएगा। तो ये ए से लेके बी तक का तो हमारा एन इंटू आर हो जाएगा। और ये आपस में क्या है, पैरेलल में है। तो अगर हमारा इक्वल हो रजिस्टर तो, और एक का रेजिस्टेंस आर है, तो आर डिवाइडेड बाय एन हो जाएगा। तो अब जो हमारे पास इक्विवेलेंट रजिस्टर बना, हमने क्या किया, यहाँ से ए से लेके बी तक इक्विवेलेंट किया, वो एन आर बना। फिर बी से सी तक इक्विवेलेंट किया, वो हमारा आर बाय एन बना। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। तो हमारा जो आर इक्विवेलेंट बनेगा, अब ये सीरीज में हो गया, एन आर प्लस आर बाय एन हो जाएगा। ओके तो यहाँ से हम लोग आर कॉमन ले लेते हैं ऑप्शन सेटिस्फाई कराने के लिए। तो आर हम लोग यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो एन डिवाइडेड बाय 1 प्लस एन हो जाएगा। तो यहाँ से आर इक्वल टू एन इंटू एन स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। तो हम लोग इससे बोलेंगे कौन सा ऑप्शन से मैच किया, पहला से नहीं किया, दूसरा से नहीं किया, तीसरे से आर इंटू एन स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एन, ऑप्शन सी से मैच किया। 38 का आंसर सी। 39 नंबर देखिए कि हमें द करंट आई पासेज थ्रू द ए वायर ऑफ ए कांस्टेंट रेजिस्टेंस इज प्रोड्यूसेस ए पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस इट्स एंड, देन द ग्राफ ड्रॉन बिटवीन लॉग आई वर्सेस लॉग वी विल बी क्या होगा। ठीक है, हम लोग जानते हैं v इक्वल टू आई इंटू आर होता है, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए। तो इधर आ जाएगा लॉग v इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा लॉग आई प्लस लॉग आर हो जाएगा। ओके और हमें लॉग आई वर्सेस वी दिया, तो लॉग आई एक तरफ रख लीजिए पहले। लॉग आई इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा हमारा लॉग वी माइनस लॉग आर हो जाएगा। ठीक है, लॉग आर आ जाएगा। यहाँ से आप बोलेंगे इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे। ठीक है, कंपेयर करेंगे तो जो हमारा स्लोप है एक्स एक्सिस पे क्या है, लॉग वी है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे लॉग वी है, तो स्लोप m जो है वो हमारा क्या है, पॉजिटिव है। और इंटरसेप्ट जो है हमारा c वो कैसा है, तो वो हमारा नेगेटिव है, जो कि लॉग r को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि स्लोप होना चाहिए पॉजिटिव। तो बताइए इन सारे ग्राफ में स्लोप किसका पॉजिटिव है, तो चौथे का गलत, स्लोप नेगेटिव है, बाकी हमारा तीनों का सही है स्लोप। फिर उसके बाद स्लोप पॉजिटिव है और इंटरसेप्ट नेगेटिव होना चाहिए। यहाँ पे इंटरसेप्ट 0 ओरिजिन से पास कर रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। इंटरसेप्ट नेगेटिव, यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव जगह कट किया है ना, इंटरसेप्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये नेगेटिव को कट कर रहा है। तो ऑप्शन अपना ए होगा 39 का। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 40 नंबर। द वेलोसिटी गिवन टू एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ इज n टाइम्स द एस्केप वेलोसिटी, देन व्हाट विल बी रेजिडुअल वेलोसिटी एट इन्फिनिटी पे हमसे पूछा गया। एक टाइप का जो इन्फिनिटी टाइम पे जो वेलोसिटी हमसे पूछा जाता है ना, वो इंटरस्टेलर वेलोसिटी होता है हमारे लिए। तो एक है अर्थ सरफेस से इसे एस्केप करना है। ठीक है, जो हमें वेलोसिटी, अब जो एस्केप करने के लिए, ठीक है, अर्थ के ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से एस्केप करने की जो वेलोसिटी गिवन होना चाहिए वो हमारा ज़्यादा होना चाहिए, किससे, वी एस्केप से होना चाहिए। इसीलिए हमें बोला गया कि वो वेलोसिटी हमें गिवन है n टाइम्स ऑफ वी एस्केप। ये जो n होना चाहिए ऑब्वियस है कि ग्रेटर देन पॉजिटिव होना चाहिए। अगला, ठीक, अब ये किसी h हाइट पे, h इन्फिनिटी हाइट पे वी एस इन्फिनाइट क्या होगा, ये वेलोसिटी हमें बताना है। तो एनर्जी कंजर्वेशन सीधा हम लोग उसके साथ जाएंगे, के आई प्लस यू आई इक्वल टू के एफ प्लस यू एफ। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बोलेंगे हाफ एम, वी गिवन का स्क्वायर लिखेंगे, तो यहाँ से गिवन जो है वो एन स्क्वायर इंटू वी एस्केप का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा हमारा वी एस्केप, पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम ई एम बाय आर हो जाएगा। इसका रेडियस ऑफ अर्थ को मैं आर ले रहा हूँ। ठीक है, आर ई पकड़ लेते हैं, चलिए आर ई इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, यहाँ का वेलोसिटी निकालना है ना हमें, हाफ एम वी इन्फिनिटी का स्क्वायर करेंगे। और पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनाइट लेंथ के लिए हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है,
तो यहाँ से हम मास ऑफ जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो तो हमारा कट जाएगा, और यहाँ से ये हाफ और ये हाफ को कट करूँगा तो यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ओके, अब एक चीज़ और देखिए, यहाँ से हमारा जो v एस्केप होता है उसका वैल्यू होता है √2gme बाय रेडियस ऑफ अर्थ होता है। अगर हम v एस्केप का स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा 2gme बाय RE हो जाएगा। अब ये वाला वैल्यू देखिए 2gme बाय RE है, तो ये हमारा v एस्केप का स्क्वायर है। तो यहाँ से n स्क्वायर इंटू v एस्केप का स्क्वायर माइनस v एस्केप का स्क्वायर इक्वल टू v इन्फिनिटी का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग v एस्केप का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा इंटू v इन्फिनिटी का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम लोग v इन्फिनिटी निकालें तो रूट में हमारा वैल्यू आ जाएगा v एस्केप का स्क्वायर इंटू n स्क्वायर माइनस 1। यहाँ से हम लोग v एस्केप को बाहर कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा n स्क्वायर माइनस 1 रूट के अंदर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है? तो n स्क्वायर माइनस 1 रूट में आना चाहिए, v एस्केप बाहर होगा तो ऑप्शन 40 का हो जाएगा 1। देखिए अगला सवाल अपना 41, फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑफ इक्वल मास इज f। तो दो इक्वल मास m है, इसके लिए डिस्टेंस मैं r मान लेता हूँ, जो फोर्स दे रखा है वो f दे रखा है। हम लोग जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है Gm m1 m2, तो यहाँ से दो मास का प्रोडक्ट करेंगे तो m स्क्वायर बाय r स्क्वायर। ठीक है, इफ 25% मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज ट्रांसफर टू द अदर देन द न्यू फोर्स विल बी, क्या होगा? तो अब 25%, अब ये जो मास m है तो मैं क्या करता हूँ, इस m मास में से 25% सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो m में से 25% कितना हो जाएगा? m ऑफ 25%। तो यहाँ से m माइनस m बाय 4 करेंगे। ठीक है, तो ये मास हमारा यहाँ पे आ गया 3m बाय 4। तो एक मास जो होगा वो रहेगा 3m बाय 4। m में से 25% चला गया तो अगला गया जिसको उसका मास हो जाएगा m प्लस m बाय 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा ये मास 5m बाय 4। तो ये आ गया हमारा 5m बाय 4। देखिए मास क्या होना चाहिए? कंजर्व होना चाहिए। m मास का ही ट्रांसफ़र हुआ है ना, तो यहाँ से कम हुआ है तो यहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए। दोनों को सम करिए तो टोटल मास हमारा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, ऊपर 8 आ जाएगा, 8m बाय 4 तो हमारा 2m हो जाएगा। ठीक है, और डिस्टेंस में कोई चेंज करने के लिए बोला नहीं है तो डिस्टेंस हमें सेम रखना है। अब नया वाला जो f डैश हो जाएगा ये आ जाएगा Gm1 इंटू m2 करेंगे 3m बाय 4 इंटू 5m बाय 4 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से G दो मास को एक साथ m स्क्वायर बाय r स्क्वायर इतना वैल्यू रख लेता हूँ। बाकी न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगा अपना 5 इंटू 3 15 डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, तो f डैश का जो वैल्यू हमारा आया तो ये Gm स्क्वायर बाय r स्क्वायर तो हमारा f था। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं f टाइम्स आ जाएगा हमारा 15 बाय 16। तो हमारा 15 बाय 16 टाइम्स f, ऑप्शन सी मैच कर रहा है। तो हमारा 41 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए 42 नंबर में बोला गया कि एक मोटरसाइकिल है, ड्राइवर डबल्स इट्स वेलोसिटी व्हेन इट्स टेकिंग टर्न। जब ये टर्न ले रहा है तो अपना वेलोसिटी जब डबल कर रहा है तो फोर्स एग्जर्टेड टुवर्ड्स द सेंटर विल बिकम कितना होगा? हम लोग मान लेते हैं कि जो इनिशियल में वेलोसिटी था वो v था और फिर v से उन्होंने क्या कर लिया? 2v कर लिया। तो हम लोग जानते हैं कि जो टुवर्ड्स द सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स वो mv स्क्वायर बाय r होता है। ठीक है, अब नया वाला जो हमारा फोर्स लगेगा m मास सेम रखा गया है हमारा। ठीक है, मोटरसाइकिल का जो चेंज किया गया वो क्या क्या हो गया है? स्पीड में चेंज किया गया, तो उसको क्या कर दिया गया? 2v का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r कर दीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा m v स्क्वायर बाय r और ये 2 का हो जाएगा 4 f। तो जो हमारा एफ सी डैश होगा, अब नया वाला जो हो जाएगा जो पुराना था, ठीक है, जो हमारा एफ सेंट्रीपिटल था एम वी स्क्वायर आर, जब डबल किया तो ये हमारा 4 टाइम्स ऑफ एफ सेंट्रीपिटल हो जाएगा। तो हमारा नया वाला फोर्स 4 टाइम्स हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 42 का सी। नेक्स्ट देखिए 43 नंबर में बोला गया एक पार्टिकल इज मूविंग इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल विथ कांस्टेंट स्पीड इट हैज कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर मोशन में हमारा चल रहा है, ठीक है, एक कोई हमारा पार्टिकल मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी पहला क्या वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा? नहीं रहेगा। वेलोसिटी का डायरेक्शन हर एक इंस्टेंट पे क्या होगा? चेंज होता रहेगा। तो ये तो गलत हो जाएगा। एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी होता है, इनका भी डायरेक्शन चेंज होता रहेगा।
काइनेटिक एनर्जी हमारा होगा। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो होता है हमारा हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, और ये v हमारा यहाँ स्पीड होता है। तो हमारा आंसर काइनेटिक एनर्जी सेटिस्फाई करेगा। फिर फोर्थ देखिए डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट भी तो हमारा हर एक इंस्टेंट पे ये चेंज होता रहेगा पार्टिकल का। तो हमारा 43 का आंसर हो जाएगा सी, काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट देखिए 44 नंबर में बोला गया कि ए बॉडी ऑफ मास m स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम ओरिजिन मूव्स अलोंग x एक्सिस विथ कांस्टेंट पावर p। कैलकुलेट रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्टेंस के बीच में हमें रिलेशन निकालना है। ओके, पावर का फार्मूला हम लोग जानते हैं, वो होता है हमारा F डॉट V होता है, ठीक। तो हम लोग पावर, तो फोर्स और दोनों स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, तो यहाँ से एफ वी होगा। फोर्स को हम लोग मास इंटू एक्सीलरेशन इंटू वी लिख सकते हैं, ओके। और यहाँ से मास, एक्सीलरेशन को हम लोग वी डी वी बाय डी एक्स, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लिख सकते हैं। और यहाँ से हमारा v हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा एम वी स्क्वायर डी वी बाय डी एक्स, और ये p हो गया। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि p डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, p डी एक्स को इधर कर दिया तो यहाँ से हमारा आ जाएगा एम वी स्क्वायर इंटू डी वी। इसको अब हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं, और पावर हमारा क्या है, कांस्टेंट, और मास कांस्टेंट है। तो यहाँ से आ जाएगा p डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे x इक्वल टू एम वी के पावर 3/3, यही आ जाएगा। तो बस हमें रिलेशन बताना है x में और v में क्या है। तो x हमारा प्रोपोर्शनल है v के पावर 3 के। तो हमारा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है 44 का ऑप्शन डी से, ओके। नेक्स्ट देखिए 45 नंबर। 45 में बोला गया है कि ए बॉडी ऑफ मास m एक्सीलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट विद वेलोसिटी v1 इन टाइम t1। द इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड टू द बॉडी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज। इंस्टेंटेनियस पावर इंस्टेंटेनियस का वैल्यू होता है हमारा एफ डॉट वी होता है, ठीक है। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन में हो रहा है तो हम लोग एफ वी लिखेंगे। तो यहाँ से फोर्स के जगह पे मास इंटू एक्सीलरेशन, और वेलोसिटी जो होता है हमारा ए इंटू टी होता है। स्टार्टिंग v इक्वल टू यू प्लस ए टी लिखेंगे, और स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो फाइनल वेलोसिटी ए इंटू टी लिखेंगे, वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो ये हो जाएगा मास ए स्क्वायर इंटू टी हो गया। और एक्सीलरेशन हम लोग जानते हैं कि एक्सीलरेशन होता है हमारा चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। जो वेलोसिटी का जो चेंज है वो v1 है, और टाइम हमें t1 दिया गया है। तो यहाँ से m, और एक्सीलरेशन की जगह v1 स्क्वायर बाय t1 का स्क्वायर इंटू टी हो जाएगा। तो हमारा पावर इंस्टेंटेनियस का ये वैल्यू आया। देखते हैं कौन सा ऑप्शन से हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहला ऑप्शन से नहीं हो रहा है, v1 में स्क्वायर आना चाहिए, m v1 का स्क्वायर इंटू टी बाय t1 का स्क्वायर, इसे सेटिस्फाई कर रहा है। m v1 ये गलत है, और हमारा ये भी गलत है। तो हमारा सेटिस्फाई कर रहा है ऑप्शन बी के साथ। ऐसे सवाल आप डायमेंशन के थ्रू भी कर सकते हैं। इनमें हमें डायमेंशन किसका चाहिए, तो हमें चाहिए इंस्टेंटेनियस पावर पूछा गया ना, तो चेक करिए कि पावर के डायमेंशन से कौन सेटिस्फाई करेगा। तो पावर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि पावर को हम लोग एनर्जी बाय टाइम भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे एनर्जी पर यूनिट टाइम एक टाइप से। अगर यहाँ पे देखिए एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ न्यूमेरिकल वैल्यू, तो आप उसको इग्नोर करिए, एम वी स्क्वायर, ठीक है। और डिवाइडेड बाय टाइम होना चाहिए, टाइम से एक कट गया डायमेंशन तो नीचे में टी बचा, ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। यहाँ से देखेंगे तो ये टाइम और टाइम यहाँ से कट गया, तो एम वी स्क्वायर सिर्फ ये एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें चाहिए पावर। ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। सेम यहाँ से देखिए तो यहाँ से टाइम कट गया, तो ये वाला टर्म हमारा एम वी टी बचा है। एम वी टी मोमेंटम इंटू टाइम, ये हमारा पावर नहीं देता है, ठीक है। सेम यहाँ से टी कट गया, ये हमारा मोमेंटम का यूनिट कर रहा है, तो यूनिट एंड डायमेंशन से भी हमारा ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए 46 नंबर। 46 सवाल में हमें पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स ग्राफ दे रखा है। अब बाकी इसमें से हमसे बोला गया कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है, और ये इक्विलिब्रियम से रिलेटेड हमारा सवाल है। तो एक बार हम लोग देखते हैं स्टेबिलिटी कर्व जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स ग्राफ में, एक आप समझिए कि एक हमारा माउंटेन है, पहाड़ है, ठीक है। वो कुछ ऐसा है, एक बॉल को यहाँ रखिए, एक बॉल को यहाँ रखिए, एक बॉल को यहाँ रखिए, तो ये तीनों बॉल को स्टेबल में, इन तीनों बॉल को रेस्ट पे रखा जा सकता है। मतलब ये तीनों हमारा क्या है, पहाड़ के पीक पे भी तो किसी को रख सकते हैं ना, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं रेस्ट पे, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं। एफ नेट, ये फोर्स यहाँ भी जीरो है, फोर्स यहाँ भी जीरो है, फोर्स हमारा यहाँ भी जीरो, तो ये तीनों हमारा क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अगर हम लोग इनको स्लाइटली डिस्प्लेस करें और वापस अगर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए तो वो होता है हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इसको अगर हम लोग स्लाइटली अगर एक्स डिस्प्लेस कर रहे हैं तो वापस से ये अपने नेचुरल पोजीशन पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम।
यहाँ पर देखिए अगर स्लाइटली इसको डिस्प्लेस करेंगे वापस से अपने पोजीशन पे नहीं आ पाएगा। इक्विलिब्रियम तो था, किस टाइप का इक्विलिब्रियम हो गया, ये थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, अपने पोजीशन पे नहीं आ पाया, तो ये कहलाता है हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पर देखिए, तो अगर इसको स्लाइटली इधर डिस्प्लेस करेंगे ये यहीं रुक जाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब आते हैं अपने सवाल के ऊपर। यहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स कर्व है, तो अगर कोई पार्टिकल यहाँ रखा जाए, यहाँ रखा जाए, यहाँ रखा जाए और यहाँ रखा जाए, तो ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा इक्विलिब्रियम का। तो हमारा जो पॉइंट है ए बी सी एंड डी, ये चारों के चारों हमारे क्या है, इक्विलिब्रियम में। ओके, अगर वही चीज़ यहाँ पे ये रखा होता, यहाँ 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 यहाँ, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम नहीं होता। ठीक, अब आगे इसका टाइप क्या है, तो ए जो है हमारा, ए को अगर वापस हम लोग डिस्प्लेस करेंगे ये अपने वापस से ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, तो ये हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम में आएगा। सेम सिमिलरली सी पॉइंट भी हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम में है हमारा, फिर बी और डी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। तो अब हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं कि कौन सा यहाँ पे सही है। तो ए सी एंड डी आर पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, ए सी डी के बारे में, बी के बारे में नहीं बात किया, लेकिन ये तो है, ये हमारा स्टेटमेंट सही है। ए इज़ द पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, सही बात है। बी इज ए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट, बी हमारा अनस्टेबल है, सही है। ऑल ऑफ द एबव, ऊपर का अगर सब सही है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। तो हमारा 46 का आंसर डी। नेक्स्ट देखिए 47 नंबर में है कि द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस वेरीज विथ द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एज शोन इन ए फिगर। तो हमें एफ और एक्स के बीच में ग्राफ दे रखा है और ये पार्टिकल का कुछ मोशन है, तब हमें बताना है कि द बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम एट, किस जगह पे हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो हम लोग एक कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। अगर कोई मान लीजिए एक ब्लॉक है जहाँ जो कि इक्विलिब्रियम में रखा गया है, अगर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो अगर हम आगे की तरफ इसको लेके जाएंगे तो वापस एक रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा जो इनको वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे ले आए। सिमिलरली अगर हम लोग इसको पीछे लेके जाएंगे तो आगे एक फोर्स लगे जो इनको आगे की तरफ लेके आ जाए। ठीक है, सिमिलरली अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं इस जगह और इस पॉइंट पे, तो x1 को हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा अगर आगे की तरफ जाएंगे, अगर हम लोग थोड़ा x को आगे की तरफ लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमारा फोर्स है वो फोर्स क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। अगर हम किसी पार्टिकल को थोड़ा सा आगे की तरफ लेके जाए, अगर x डिस्प्लेस करते हैं हम लोग, तो जो f रीस्टोरिंग आ रहा है वो आना चाहिए क्या, इनके अपोजिट आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। लेकिन हम लोग डिस्प्लेस आगे कर रहे हैं और फोर्स भी हमारा क्या हो रहा है, आगे हो रहा है। x आगे लेके जा रहे हैं, फोर्स भी हमारा आगे, रीस्टोरिंग फोर्स भी हमारा क्या हो रहा है, आगे की तरफ ही जा रहा है। ये गलत है, ये पीछे की तरफ आना चाहिए। हमारा करने का मतलब हुआ ये हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं हुआ। तो x = x1 तो हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। चलिए x2 पे चेक करते हैं। अगर हम लोग पार्टिकल को आगे की तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स क्या लग रहा है, पीछे लग रहा है। अगर x आगे की तरफ हम लोग जा रहे हैं, फोर्स पीछे लग रहा है, रीस्टोरिंग, सही बात, सही है। यहाँ पे कंडीशन एक पीछे भी चेक करते हैं। अगर हम लोग x पीछे की तरफ जा रहे हैं, x नेगेटिव है, तो फोर्स क्या होना चाहिए हमारा, रीस्टोरिंग, वो हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। और फोर्स कैसा हो रहा है, थोड़ा आगे लेके जाएंगे तो इस जगह पे देखिए फोर्स क्या हमारा पॉजिटिव है, मतलब x = x2 जो है वो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेबल इक्विलिब्रियम को। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 48 नंबर। ए ब्लॉक जिसका कि वेट हमें 10 न्यूटन दे रखा है और एक स्मूथ कर्व ट्रैक है ए से बी तक, हमारे पास एक स्मूथ कर्व ट्रैक है ए एंड ए बी joined through a rough horizontal surface. The rough surface has a friction coefficient और यहाँ से आगे की तरफ हमारा एक फ्रिक्शन लग रहा है और यहाँ पे म्यू का वैल्यू हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 दे रखा है with the block. If the block starts slipping on the track from a point 1 मीटर, यहाँ से अगर ब्लॉक को गिराया गया है, हाइट कितना है, h = हमारा 1 मीटर दे रखा है, ठीक है, above the horizontal, then it would be move at a distance s on a rough surface. ये s डिस्टेंस पे अगर एक ब्लॉक को छोड़ा तो ये कितना डिस्टेंस तक ये कवर करेगा, ये हमें s निकालना है। तो हमें वैल्यू निकालना है s का। तो चलिए s मतलब डिस्प्लेस कितना आगे हुआ, एक ब्लॉक को यहाँ से छोड़ा गया, यहाँ जैसे ही आएगा फ्रिक्शन लगना चालू हो जाएगा, फ्रिक्शन इसको रोकने का कोशिश करेगा। हम लोग जानते हैं कि वर्क डन बाय ऑल इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, के फाइनल माइनस के इनिशियल। वर्क कौन कर रहा है, तो वर्क डन हमारा कंजर्वेटिव प्लस फोर्स प्लस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन हमारा एक्सटर्नल इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल।
ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स के जगह पे यहाँ पे ग्रेविटी काम कर रहा है, नॉन कंजर्वेटिव के जगह पे यहाँ पे फ्रिक्शन काम कर रहा है, एक्सटर्नल कोई वर्क कर नहीं रहा है। और काइनेटिक एनर्जी जो है स्टार्ट जो फाइनली क्या करना है, हमें ब्लॉक को रोकना है, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0 होगा। और यहाँ से ब्लॉक को जो स्लाइड किया गया है वो भी हमारा रेस्ट से हमें छोड़ा गया है, तो हमारा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी क्या है 0, इधर आ जाएगा हमारा 0। तो वर्क डन जो ग्रेविटी होता है, तो जो ग्रेविटी काम कर रहा है यहाँ से ब्लॉक को यहाँ तक आने के लिए काम किया है ना, सरफेस के नीचे तक, तो हमारा mgh हो जाएगा। जो हमारा वर्क डन बाय फ्रिक्शन काम कर रहा है, तो फ्रिक्शन का वर्क डन म्यू इंटू फ्रिक्शन का हमारा वर्क डन, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे यहाँ पे, फ्रिक्शन का फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट F डॉट S लिखेंगे इक्वल टू 0। यहाँ से आप बोलेंगे mgh प्लस फ्रिक्शन का फोर्स होता है म्यू इंटू एन, तो म्यू इंटू नॉर्मल की जगह पे हम लोग क्या बोलेंगे mg लग रहा होगा, और जिधर फ्रिक्शन लग रहा है हमारा पीछे, ठीक है, फिर ब्लॉक पे ये ब्लॉक नीचे आएगा तो फ्रिक्शन लगेगा पीछे और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हमारा आगे, तो यहाँ पे हमारा क्या जाना चाहिए, एक माइनस आ जाना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे एक माइनस आ जाना चाहिए हमारा इक्वल टू 0। डिस्प्लेसमेंट के लिए जगह पे s लिखेंगे, तो यहाँ से mg और mg कट गया, तो यहाँ से आप बोलेंगे हमें निकालना s, तो s इक्वल टू h बाय म्यू हो जाएगा। और हाइट हमें कितना दे रखा है इसका 1 मीटर, और म्यू का वैल्यू 0.2 दे रखा है, तो 1 0 10 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5 मीटर। जो हमारा ब्लॉक नीचे गिरने के बाद जो फ्रिक्शन रोक पाएगा वो कहाँ तक रोक पाएगा, 5 मीटर तक रोक पाएगा। तो ऐसे सवाल के लिए आप ना ये s बराबर h बाय म्यू वाले रिजल्ट को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 49 नंबर। 49 में क्या बोला गया, ए स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास 100 ग्राम, एक स्मॉल ब्लॉक है जिसका कि मास हमें 100 ग्राम दे रखा है, इज प्रेस्ड अगेंस्ट ए हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग, इसको प्रेस किया जा रहा है, जो कि स्प्रिंग फिक्स है हमारे वन एंड पे, टू कंप्रेस द स्प्रिंग थ्रू 5 सेंटीमीटर, इसको जो कंप्रेस किया जा रहा है, इस कंप्रेस करके ब्लॉक को यहाँ लाया गया है 5 सेंटीमीटर तक हमें इसे कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। व्हेन रिलीज्ड द ब्लॉक मूव्स हॉरिजॉन्टल टिल इट्स लीव द स्प्रिंग, फाइंड द वैल्यू ऑफ r, और यहाँ पे r जो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है इस r, ये r है, ये r हमें रेंज को बता रहा है, रेंज पूछा गया कि रेंज कितना होगा, तो चलिए ठीक है, अगर इसको कंप्रेस किया गया जो पोटेंशियल एनर्जी होगा यहाँ से वही हमारा क्या होगा वापस से है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा हमारा किस में, काइनेटिक एनर्जी में, तो आप यहाँ से बोलेंगे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा हाफ kx² ही कन्वर्ट होगा हमारा हाफ mv² में, तो यहाँ से हम लोग हाफ हाफ काट देते हैं, तो kx² इक्वल टू mv², और k का वैल्यू हमें 100 दे रखा है ऐसा यूनिट में, और x का वैल्यू है हमें 5 सेंटीमीटर की है, ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर के जगह पे 100 से डिवाइड कर देते हैं, इनका स्क्वायर इक्वल टू मास दे रखा है हमें 100 ग्राम, तो यहाँ पे 100 और ग्राम में है 1000 से इसको डिवाइड कर दीजिए इंटू v², यहाँ से हमें वेलोसिटी का कैलकुलेशन कर लेना, चलिए ठीक है कर लेते हैं, ये 100 हमारा कट जाएगा, यहाँ से 25 इंटू 10 के पावर 4, और यहाँ से हो जाएगा हमारा v² डिवाइडेड बाय 10 के पावर 3, तो हमारा v बराबर हो जाएगा √2.5 हो जाएगा, ये हमारा वेलोसिटी निकल गया। अब टाइम कितना लगेगा, यहाँ से जब ये प्रोजेक्टाइल यहाँ से आया तो इसके लिए टाइम का वैल्यू निकालेंगे, तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है हमारा √2h/g होता है, तो यहाँ से 2 और हाइट जो है इनका 2 मीटर है, तो 2 और डिवाइडेड बाय g के जगह पे 10 करेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 0.4 सेकेंड आ जाएगा, इतना टाइम आ जाएगा, ओके, इतना वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में है। रेंज के लिए हम लोग क्या करते हैं v इंटू टी करते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा √2.5 और टाइम आ जाएगा हमारा √0.4, तो इसको हम लोग रूट में एक साथ कर सकते हैं, 2.5 इंटू 0.4 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, तो ये हमारा आ जाएगा 1 रूट में, ये हमारा 1 आ जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रेंज जो आएगा वो 1 मीटर आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट देखिए 50 नंबर, फॉर ए सिस्टम सोन इन ए फिगर बोथ द ब्लॉक ए एंड बी आर मूविंग टुगेदर, दोनों ब्लॉक जो है हमारा साथ मूव करे, इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक इज म्यू, दोनों ब्लॉक के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में म्यू दे रखा है, देन द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक बी क्या होगा, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन हमें देखना है। अब देखिए दोनों ब्लॉक साथ होगा तो ये नीचे से एक फोर्स लगा कि इसको आगे की तरफ
चल रहा है, ठीक है। तो आप बोलेंगे इन दोनों ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन लगेगा, तो फ्रिक्शन इस ब्लॉक पे अगर एक्सटर्नल फोर्स इधर F लग रहा है तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, और ये ब्लॉक साथ में मूव कर रहा है तो इस ब्लॉक को कौन चला रहा होगा, फ्रिक्शन चला रहा होगा, और साथ में मूव कर रहा है तो आगे ही चल रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट भी किधर हुआ है, आगे हुआ है। तो हम लोग वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालेंगे, तो F डॉट फ्रिक्शन का फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, दोनों का डायरेक्शन सेम है, ठीक है। तो यहाँ से आप बोलेंगे ना एफ एस कॉस थीटा, और कॉस थीटा का वैल्यू 0 रखेंगे तो एफ एस का जो वैल्यू आएगा वो हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो हमारा वर्क डन क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। 50 का आंसर हो जाएगा हमारा सी। आज का डिस्कशन हमारा यहीं तक है, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।